हर वो जातिवादी व्यक्ति इस चीज से डरेगा। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल समाज में रहने का अधिकार नहीं है। कब तक आप बैसाखी के सहारे चलोगे महाराज? अब तो चीजों को छोड़ दीजिए। आप गले में ST/SC एक्ट लटका के घूमेंगे और दोस्ती की जाएगी। आप ढोंगी हैं, आपको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये हिंदुओं को बांटने वाला एक्ट है। आज हम संख्या में कम हैं, तो आप हमें 2 दर्जे का नागरिक बना देंगे इस देश में। क्योंकि आपके बाप दादाओं ने बहुजन महिलाओं को स्तन ढकने तक की आजादी नहीं दी थी। फेक एलिगेशंस किस पे लगाए जाते हैं? अपर कास्ट लेक्चरर प्रोफेसर्स पर। लेकिन आज भी हमें अगर यूनिवर्सिटियों में प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, और पहली बार यूनिवर्सिटी में प्रताड़ना रोकने के लिए कोई कानून आया है, तो उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? दलित तो हिंदू मान रहे हैं ना, हिंदू मान रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। प्रोटेक्शन जाति के आधार पर मिल रहा है ना। हिंदू एक्ट बनाइए ना, ब्राइट करो ना। तो अरे आपके पास रिजर्वेशन इतने सालों से। नहीं, सुनिए, अरे एक मिनट, अरे मैडम सुनो मेरी बात सुनो, आपको 5000 साल, मेरी बात सुनो, सुनिए, अरे सुन लो। तो इनको संविधान का प्रिविलेज है, इनको आरक्षण का प्रिविलेज है, और इनको ST/SC एक्ट का प्रिविलेज है। और जो अगर इनको कुछ बोल दो फिर बाबा साहब का प्रिविलेज है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और खासकर सवर्ण समाज जो है इसका विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज ने इसका स्वागत किया है और वो इसके समर्थन में है। लेकिन सोचिए, यूजीसी के नए नियमों के बाद वो तबका जो बीजेपी का समर्थन करता था या समर्थक था या वोट देता था, अब वो इसके विरोध में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज का कहना है कि ये जो नए नियम हैं ये समाज में और देश में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करेंगे। वहीं जो सवर्ण समाज है उनके अपने आरोप है और उसके लिए वो विरोध भी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। एक तरफ है धारण, दूसरी तरफ निधि रतन। पूरे मामले को समझेंगे और क्यों विरोध हो रहा है और क्या इसके राजनीतिक परिणाम निकल सकते हैं, क्योंकि इसको देखा जा रहा है कि सवर्ण समाज कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनका मीडिया में है या पॉलिटिक्स में भी है, और बीजेपी में भी कई ऐसे सांसद हैं। तो तमाम चीज़ों, तमाम पहलुओं को देखेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझिए, पूरा मीडिया में आपको पता है कि किसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। सारे सवर्ण समाज के एंकर इस नियमों के विरोध में उतर आए हैं और वो तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। क्या कहेंगे धारण? सबसे पहले आप बताइए, जो नए नियम आए हैं ये किस तरीके से इनको देखते हैं? बेनिफिट होगा या फिर इनका गलत यूज होगा? कैसे देखते? नहीं, देखिए फैजल भाई, अभी तक यूनिवर्सिटियों में कास्टिज्म को, भेदभाव को रोकने के लिए कोई डेटरेंट नहीं था। समाज में हमारे पास SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, जहां पर कम से कम जातिवादी लोग डरते हैं एट्रोसिटीज करने से, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई नहीं था। हमने एग्जाम्पल देखे हैं, रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे, जो कि लोग डायरेक्टली कास्टिज्म से परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, है ना। तो उन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मेरे जैसे लोग तो कम से कम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन जो भी ऑप्रेसिव पार्ट है वहां पर क्लियर है। आप SC/ST OBC तो है ही, उसमें माइनॉरिटी भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें डिसेबल्ड समाज जितना भी है वो है, और इन्हीं लोगों का ऑपरेशन होता आया है। यूनिवर्सिटीज में किस तरीके की महिलाओं के साथ कैट कॉलिंग होती है, किस तरीके की छेड़छाड़ होती है, हमने सबने देखा है। यूनिवर्सिटीज में बलात्कार होते हुए हमने देखे। BHU यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते हैं, कितना बड़ा रेप केस हुआ था वहां पर। भागते हुए निर्वस्त्र महिला अपने जान बचाते हुए बचती है, एक लॉन में जाके छुप जाती है। तो वहां पे इस तरीके की चीज की जरूरत है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि हर वो जातिवादी व्यक्ति इस चीज से डरेगा जो कहीं ना कहीं एक सुपरस्टिशन अपने दिमाग में लेकर बैठा है कि मैं किसी एक ऐसे समाज से आता हूं जो बाकी समाज से बेहतर है, या फिर बाकी समाज से कुछ ऊंचा है, या उससे ज्यादा दिमाग रखता है, शक्ति रखता है, सामाजिक हो या फिर किसी भी तरह की शक्ति हो। अब आपको डरना क्यों नहीं चाहिए? वो इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप साबित करिए कि आपका समाज अब उतना जातिवादी नहीं रहा जितना हुआ करता था। डायरेक्टली टारगेट कहां पे हो रहा है? जो लोग डर रहे हैं, बनिया समाज है वो डर रहे हैं, राजपूत समाज है डर रहा है, ब्राह्मण समाज डर रहा है। ये 3 समाज है केवल और केवल।
उसके अलावा सभी कम्युनिटीज इस कमेटी का हिस्सा होंगी। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, विमेन और डिसेबल्ड लोग, ये तमाम है। बच जाता है केवल और केवल प्रिविलेज मेल तबका। महिलाओं में तो अपर कास्ट की महिलाएं भी आएंगी, ब्राह्मण महिलाएं भी शामिल होंगी, डिसेबल्ड में तो ब्राह्मण डिसेबल व्यक्ति भी होगा, है ना, वो सभी शामिल होंगे। अब इसमें बच जाता है हिंदू अपर कास्ट मेल, ये केवल ये लोग बच रहे हैं। इस हिंदू एंड मुस्लिम अपर कास्ट मेल, मुस्लिम भी बचते हैं, जनरल कैटेगरी, जो कि साफ तौर पे जिनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरीके की मानसिकता रखते हो। क्योंकि उनकी सामाजिक नरिशिंग ऐसी है कि उनको घुट्टी पिलाई जाती है पैदा होते ही कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ऊंची जाति वाले मुसलमान हो, तुम ऊंची जाति वाले हिंदू हो, और तुम्हें इन सब पर जो है कीड़े मकोड़े हैं, इनको कीड़े मकोड़ों की तरह ही देखना है। इनकी नरिशिंग ऐसी होती है। अगर आपकी नरिशिंग ऐसी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास मौका है, साबित कीजिए जमीन पर आके कि आपकी जनरेशन ने उस कास्टिज्म को खत्म कर दिया है जो हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा था। पर वो साबित नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती नहीं है। पसमानदा मुसलमानों की असराब मुसलमानों से कितनी दोस्ती है, यहां पर साबित करने की जरूरत है कि अगर आपकी इन दोनों कम्युनिटीज में दोस्ती है तो आप उन तमाम चीजों के भय से मुक्त हो जाएंगे कि हम पर कोई फर्जी मुकदमा लगा देगा, कोई फर्जी इल्जाम लगा देगा। कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, वो डरता इसलिए क्योंकि उनके SC समाज में दोस्त नहीं है, ST समाज में दोस्त नहीं है। अगर आपके दोस्त होंगे तो अगर कोई आप पर इल्जाम भी लगाएगा तो आप 5 व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा पूरी दुनिया समझती है। कम से कम आप दोस्ती का रिश्ता तो बनाओ। आपसे हम रोटी बेटी के रिश्ते की उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता, जेन्युइन दोस्ती का, ये नहीं कि आप केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां SC समाज का कोई दोस्त है, कभी जरूरत पड़ी तो इसको इस्तेमाल करके मैं दिखाऊंगा, देखो देखो ये मेरी कास्ट एंटी कास्ट होने का सर्टिफिकेट है। नहीं, जेन्युइन दोस्ती है कि नहीं है ये डिपेंड करता है। चलिए, तो देखिए आपने सुना, अब हम जानते हैं निधि रतन से कि वो इस मामले पर क्या सोचती हैं, कैसे देख रही हैं जो नए नियम आए हैं UGC के। मुझे लगता है आपने जो सवाल किया, पहले तो मैंने बता दूं कि प्रिविलेज लोगों को इस एक्ट से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आप पिछले 11 साल से देखेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली थी, सबका साथ सबका विकास करने वाली थी। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में नारे ब्राह्मण कम्युनिटी को दिए जाते हैं, अपर कास्ट को दिए जाते हैं, और उसके बाद आप ST/SC एक्ट की धमकी देते हैं। उसके बाद सोचिए ये एक्ट जब यूनिवर्सिटीज़ में चला जाएगा तो उसके ज़रिए कितने मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाएगा। झूठे केसेस आप देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में, एक तो एक्ट की धमकी दी जाती है। दोस्ती की बात धारण ने की कि दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती इंसान कैसे करेगा? जहां पर विचारों की रेस्पेक्ट होती है वहां दोस्ती की जाती है। आप तो ST/SC एक्ट लेकर साथ में घूमते हैं, तो कैसे दोस्ती होगी? आपके साथ तो मजाक भी करना बहुत मुश्किल है। आप हमारे देवी देवता, आप बराबरी की बात रखिए ना, आप बराबरी समझेंगे तो कौन सा केस, कौन सा एक्ट? हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे। JNU देखा है आपने? टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसमें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, BHU के ब्राह्मणवाद का समर्थन करेंगे तो फिर आपको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल समाज में रहने का अधिकार नहीं है अगर ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं। BHU के अंदर लगता है ब्राह्मणों की कब्र खोदी जाएगी। तो इस तरीके की चीजें तब हो रही हैं जब अभी एक्ट को लेकर अभी रूल्स और रेगुलेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं हो रहे। उसके बाद सोचिए अगर ये लागू हो गया तो क्या हालत होगी ब्राह्मणों की, क्या हालत होगी राजपूतों की, क्या हालत होगी भूमियारों की। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कानून का गलत तरीके से सहारा लेकर आप चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग को इस देश में दोयम दर्ज पास भी कई अधिकार हैं पुरुषों से ज्यादा। आप महिला हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप रात को ऑफिस से देर से जाएं और आपके घर के नीचे 2 लफंगे आपको परेशान करें, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और आप उस पर FIR करवाने का अधिकार रखती हैं और कानून उन पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बाध्य है ना। अगर आपने किसी दिन गलती से किसी व्यक्ति पर आपको लगा कि ये मुझे छेड़ रहा है जबकि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, तो क्या जो महिलाओं को बचाने वाले कानून है तो उनको खत्म कर देना चाहिए? नहीं।
कानून आप मतलब महिला के कानून से आप यूजीसी एक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि प्रिवेंटिव है ये, आप देखिए ना, ऑलरेडी उनके पास रिजर्वेशन है, ST/SC एक्ट है, इतने सारी रिजर्व सीटों पर वो चुनाव तक रिजर्व सीट पर लड़ते हैं। कब तक आप बैसाखी के सहारे चलोगे महाराज? अब तो चीजों को छोड़ दीजिए। आजादी के 78 साल हो गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी हमारे बाप दादाओं के पास जमीन है, या मैं अपर कास्ट में पैदा हुई हूँ, ये फॉल्ट तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आप मुझे बार बार आप कहते हैं कि हमें दलित महसूस, हमें ये दलित महसूस कराते, आप हमें ये महसूस कराते हैं कि हम अपर कास्ट में हैं तो हम डिक्टेटरशिप फॉलो करते होंगे, हम लोगों पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि आपके जहन में बैठ गया, क्योंकि आपको क्योंकि आपके बाप दादाओं ने बहुजन महिलाओं को स्तन ढकने तक की आजादी नहीं दी थी। अगर आप ये मानते आपको साबित करना पड़ेगा, आपको आजीवन साबित करना पड़ेगा। इसी का फायदा आप लोग उठाएंगे कि आप अपर कास्ट को उतना मौका नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए। आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, सुनिए कास्ट सर्टिफिकेट देख के दोस्ती नहीं होगी, विचारों को देख के दोस्ती होगी। आप गले में ST/SC एक्ट लटका के घूमेंगे और दोस्ती की जाएगी, ऐसे नहीं होती है। आप लगातार काउंटर करेंगे देवी देवताओं को, फिर हम उस पर रिप्लाई कर दें तो आप धमकी देते हैं कि संविधान हमारे फेवर में, हमें संविधान वो किया। देवी देवताओं ने हमें दिया क्या? स्पिरिचुअल सबकी अपनी भावनाएं हैं, नहीं है ना, ऐसे नहीं चलता ना सर। उन देवी देवताओं ने आपको पंडित का पुजारी बनाया और मुझे झाड़ू लगाने वाला बनाया। क्यों? ऐसा नहीं चलता है। जो जिस किसी भी व्यक्ति को झाड़ू लगाने वाला और पंडित बनाने वाले का भगवान थोड़ी आधार पर यह तय होता है कि कौन पुजारी बनेगा और कौन सेवक बनेगा। इसको संविधान भी बदल नहीं सकता। और इसको और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। और मोदी सरकार जो सवर्ण समाज के नाराजगी बर्दाश्त करने, इसको सोचिए 240 पे सिमट गई ना, 140 पे ना है भाजपा सरकार कहीं आने वाले चुनावों में। वो आप धमकी दे रही हैं, वो अपने PDA के चुनाव वोटर बैंक को ना इकट्ठा करने के लिए इस तरीके के एक्ट का जो फायदा उठाया जा रहा है ना, तो मोदी जी इस देश में आप देखेंगे कि गाली किसको दी जाती है? सवर्णों को गाली दी जाती है। यूनिवर्सिटी में धमकियां किसको मिलती है? सवर्णों को मिलती है। फेक एलिगेशंस किस पे लगाए जाते हैं? अपर कास्ट लेक्चरर प्रोफेसर्स पर। उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हमें एक एक्ट की जरूरत है। क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो पूरा एक्ट है, ये जो गाइडलाइंस है, ये डायरेक्टली किसी को भी सजा नहीं सुना सकता। ये केवल और केवल इल्जाम लगाए जाने के बाद या फिर कंप्लेन आने के बाद उसकी जांच करेगा। उस जांच के बाद अगर वो व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी साबित हो रहा है, सारी जांच के बाद, तो वो एक कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा ये कमेटी कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें सवाल जैसे इनका है तो वो पॉइंट है उठने लायक। बताइए कि देखिए, आपने इसमें SC को कर दिया, ST को कर दिया, OBC को ऐड कर दिया, माइनॉरिटी को भी ऐड कर दिया, PWD को भी कर दिया। तो क्या सवर्ण जनरल कैटेगरी जो है, क्या उसके लिए कुछ है बचाव के लिए? क्या वो हर वो भी खा रहा है, वो उसको भी देखिए, कौन खा रहा है? तमाम कहा जाता है। भारत छोड़ो क्या है आपका? ये यूरेशिया भारत छोड़ो ट्रेंड क्या है? आपके जो सो कॉल्ड बामन चोटी को लेकर भी सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम तरीके के ट्रेंड्स चलाते हैं। आपकी राजनीतिक पार्टियों के पॉलिटिशियन देख लीजिए, ब्राह्मण बेटियों के साथ रोटी बेटी का संबंध करते हैं, ब्राह्मण बेटियों को मंचों से गाली देते हैं। इस डिस्क्रिमिनेशन पर कौन बोलेगा? इस पर कौन बात करेगा? ब्राह्मणों को भी लेकर कहा जाता है, उनकी चुटिया को लेकर। बहुत सही आर्गुमेंट दे सकता हूं। सुनिए, महिलाओं के खिलाफ बात करना, आप कहीं से भी इसका कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, इसको कहीं से भी सही साबित नहीं कर सकते। रोटी बेटी का संबंध बनाना जरूरी है, ठीक है, उसी के बाद आप जातिवाद खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ कुछ बात कह रहा है तो ये उतना ही जातिवादी है जितना कि एक कास्टिस्ट व्यक्ति होगा। महिलाओं के खिलाफ बात करना और दलितों के खिलाफ बात करना बिल्कुल बराबर है। अगर आप कहें कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूं लेकिन मैं दलितों के समर्थन में हूं, नहीं, आप नहीं है, आप ढोंगी हैं। आप ढोंगी हैं। फिर वहां पर एक आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 2 कि यहां पर आपको डर किस बात का है? क्या आप जातिवादी हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या आप जातिवादी हैं? मतलब हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि हम जातिवादी हैं, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें आजाद भारत में सबको साथ लेने वाली पार्टी आज हम 2म दर्जे का नागरिक बना रही है। बिकॉज हम लोगों की संख्या कम है, अपना वोट बैंक समेटने के लिए आज हम संख्या में कम है, तो आप हमें 2म दर्जे का नागरिक बना देंगे इस देश में। आप संख्या में हमेशा से कम थे। आज आप संख्या में हमेशा से कम थे, इसीलिए। लेकिन तब भी सुनिए, लेकिन तब भी रिसोर्सेस आपके पास सबसे ज्यादा थे, राइट?
ये तो मानेंगे। मेहनत भी हम सबने ज्यादा की है, मेहनत अच्छी भी बात है। हमारे बहुत बाप दादाओं अच्छी ने भी बात। मेहनत की, हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष बहुत किया अच्छी बात इस मानी। देश के। क्या आप आज ये सेना कहना में भी चाहती हमारे हो? घर से तमाम लोग वहां पर गए। ठीक है, आप ये कहना चाहती हो कि देश का 80% जो समाज है वो मेहनतकश नहीं है, केवल और केवल ये 3 समाज है, राजपूत, बनिया और ब्राह्मण, केवल यही मेहनतकश है, उसके अलावा कोई मेहनतकश नहीं है। हम कहाँ किसी को मेहनत नहीं करते ना। किसी को मेहनत कश नहीं नहीं है। यहाँ जो अगर है मेहनतकश है, एक मिनट फैजल भाई, आप लोग मेरिट अगर करो ना, मेहनतकश है, मेरिट करो ना, तो आप अरे लोग आप बताओ। आपके पास रिजर्वेशन इतने सालों से, नहीं 5000 साल सुनिए से सुनिए, रिजर्वेशन। अरे एक मिनट अरे मैडम रिजर्वेशन। सुनो सुनो संविधान का- सुनो मेरी बात हमें सुनो, 17 मेरी साल बात मिला, आपको 5000 साल। मेरी बात सुनो, अगर हमें मेरी जाति का बात privilege सुनो, है ना, मैं सर, रुकिए। सुनिए, अगर अरे हमें जाति सुन का लो। privilege है ना, तो इनको संविधान का प्रिविलेज है, इनको आरक्षण का 70 प्रिविलेज है, साल और इनको ST/SC मात्र एक्ट का 70 प्रिविलेज है। और मात्र जो 70 अगर इनको कुछ बोल दो, फिर बाबा साहब का प्रिविलेज है, सर, इनको ठीक है। बाबा साहब की प्रतिभाओं को लेकर उतनी में- प्रिविलेज उठाते नहीं हैं। सुनिए मेरी बात वहाँ नहीं सुनिए, जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं मैं जाऊंगा। सुनिए, डिबेट में थोड़ा जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं। हाँ। ये किसी भी समाज संप्रदाय के प्रति नहीं है, हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में बहस हो रही है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, SC ST, इसमें समुदाय का नाम ना ले तो बेहतर है, राजपूत या वो, क्योंकि जनरल में मुस्लिम भी है, सिख भी है, तमाम लोग जनरल में नहीं, आते हैं मैं उधर ही गरीब- धर्म से, हाँ। तो इसमें किसी समाज हमने को तो नहीं लिया। यही तो UGC एक्ट का फायदा उठाएंगे कि आप लोग जातियों को टारगेट करते हैं। अरे किसी ने जनेऊ पहना है तो पर्टिकुलर ये जातिवादी है, किसी ने रुद्राक्ष धारण किया है नहीं, ये नहीं, पर्टिकुलर वो- जातिवादी है। सुनिए, किसी- ज्यादातर आप विरोध- तिलक तराजू तलवार को जूते कौन मारने वाली नहीं, बात कहता है? अगर- कौन बात करता है इस तरीके के भड़काए बयान? कौन? मैडम आप हाइपर हो रही है, सुन अरे, लीजिए, हाइपर बात को नहीं, सुन लीजिए। आप हमारे अस्तित्व सुनिए। को खत्म कर रहे हैं, आप अस्तित्व हमारे की बात नहीं, आप देखिए। हमारी आस्थाओं को नहीं, ठेस आपके पहुंचाते हैं। अस्तित्व खत्म करने की बात कहाँ से आ आप रही? जिसमें मेरिट नहीं होगा आप उनको हमारे बराबर में बिठाने की बात कर रहे हैं, तो हम विरोध नहीं करेंगे। अरे आप देखिए, मोदी प्रॉब्लम सरकार, वही है। हमारी मोदी सरकार, ये तो अब देखिए, आप मोदी- रेस में दौड़ रही हैं, मोदी- किसी एक के पैर में या फिर 90% लोगों के पैर में जंजीर बंदी है, आपके पैर में नहीं है, और आप कहती है वहां मेरिट लेके आए हैं। आप ऐसा कहते कैसे आ हैं, सकते हैं? जिसका पैर नहीं है वो भी रेस में दौड़े, मतलब आप बिना मेरिट धारियों को भी हाँ। आप कुर्सी पर बिठाना चाहते नहीं, नहीं, हैं। नहीं, अरे सर opportunity- अगर आप छोड़िए, opportunity ये नहीं देंगे, आपके परिवारों को अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि अगर- आपके पास अगर- धन ज्यादा था, अगर हमें- हमारे पास धन ज्यादा नहीं है, अगर हमें हमारे पास किसी- इकलौता अगर इकलौता हमें- प्रिविलेज अगर एक है, हमें इकलौता। अगर हमें हमें केवल एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद भी अगर केवल एडमिशन से हमारे परेशानी है और एडमिशन के बाद भी आप हमें रैगिंग के दौरान जूते मारेंगे, अगर आप हमसे हमारे डेस्क पे अलग से बैठने पे हमको मजबूर करेंगे, तो फिर आपको तो जेल में होना चाहिए ना। कॉलेजेस में रैगिंग होती है ना, हाँ। उसमें सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर का फायदा उठाते, तो उसमें जाति को तो बीच में मत लाइए। ये डिस्क्रिमिनेशन को कल को कहेंगे जेंडर के आधार पर हमें टारगेट क्यों किया नहीं जा रहा है, फिर कहेंगे हमारी बॉडी पार्ट को लेकर Gender- भेदभाव हो रहा है। Gender ये के ये आधार पे चीजें नहीं हो गलत रहा। है, ये चीजें गलत है। जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं एक होता। आध दो केस ऐसे निकल जाते हैं, और आपके जो सो कॉल्ड जो 2-4 एग्जाम्पल है जो दीदी, जिनके महिला यहाँ पे होने के नाते आप आपको gender की लड़ाई लड़ मैं रही आपको है। बता दूं, आप अगर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी अगर सुसाइड कर रहा है, धरने पर बैठा है, तो अपर कास्ट भी सुसाइड कर रहा है। आप देखेंगे गुरुकुल में हाँ, तो किस मान तरीके लो। से उसे प्रताड़ित किया गया, मान लो, उसे मान लो। सुसाइड कर ली। नहीं, तो नहीं, आप इन आंकड़ों पर कब बात करेंगे? आप देखिए, जब सुनिए, हमारे एग्जाम्पल आते प्रताड़ित व्यक्ति एक ही लाइन में खड़े, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे जो कास्ट हो, चाहे जो धर्म का हो, प्रताड़ित आप व्यक्ति upper एक ही caste- लाइन में खड़ा है। आप नहीं नहीं upper सुनिए, caste की बात ही नहीं करते हो सुन ना। तो लीजिए। जनरल आप कैटेगरी, बताइए जनरल कैटेगरी, आप ये बात कीजिए ना कि आप एक एंटी सुसाइड विंग भी बनाइए, आप मेंटल हेल्थ की बात की जानी चाहिए। अगर भेदभाव जाति के आधार पर होगा, लिंग के आधार पर होगा, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, तो फिर मेरे लिए अलग विंग होना चाहिए। अगर मेरे साथ प्रताड़ना, मेरे मेंटल हेल्थ के साथ प्रताड़ना हो रही है, प्रोफेसर के द्वारा प्रताड़ना हो रही है, या फिर मेरी मेरिट के हिसाब से हो रही है, मैं नंबर उतने नहीं ला रहा हूं, ठीक है, या समाज मेरे को एक फेलियर मान लेता है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए या कुछ, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए। यहां प्रोसीजर केवल और केवल एक सामाजिक स्तर पर है, प्रोसीजर्स अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि कभी भी बहुजन समाज ने सवर्ण समाज का या फिर जनरल समाज का 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध कभी नहीं किया, वो गरीबी के आधार पर, वो कभी नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनको मिल रहा है। क्योंकि वो कमजोर है। 27% ओबीसी को मिल रहा है। हाँ। शेड्यूल ट्राइब की अलग से रिजर्व सीट है, और आप शेड्यूल कास्ट की 15% अलग से रिजर्वेशन है, तो आप विरोध किस आधार पर करोगे? नहीं, आप विरोध किस आधार पर क्योंकि करोगे?
क्योंकि आरक्षण तो तब तक मिलता आया था ना जब तक कि हमें सामाजिक रूप से कमजोर था, ठीक है, जो भी सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसको एक जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैडम आर्थिक आंकड़ा आया, उसके ऊपर आर्थिक आया, लेकिन उसका किसी ने विरोध नहीं किया, अरे तो ठीक है। लेकिन आज भी हमें अगर यूनिवर्सिटियों में प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी और पहली बार यूनिवर्सिटी में प्रताड़ना रोकने के लिए कोई कानून आया है तो उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? सर ब्राह्मण तो एडमिशन प्रोसेस में ही अपने आप को भेदभाव का पीड़ित है वो। हाँ। है? आप जाति के आधार पर कम फीस पे कर रहे हो। हाँ। मैं सवर्ण समाज में पैदा हुई हूँ तो मैं अपना ज्यादा फीस 10%। आप जाके मिला है ना, हाँ। आप जाके मिला है ना, तो अभी तो समाज आ रहा है ना। आप तो न्याय थोड़ी कर सकते हैं, भूतकाल में चलाना चालू कर दिया सोशल मीडिया पर, भूतकाल पे जाके हम न्याय थोड़ी किया जा सकता है। अरे तो हमारे बाप दादा थोड़ी आ रहे थे हाँ। करने, तब आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए थे तो हमारा फॉल्ट है। यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, नहीं, आपने, अरे महाराज आपने शिक्षा के नाम पे हमारे कान में शीशा पिघला के, मुंह में शीशा पिघला के डालने की बातें कही। नहीं, ये लोग काल्पनिक बात है, मन गढ़त नहीं तो ये मन गढ़त कहानियां है। कहानियां मनगढ़ंत नहीं है, फैक्ट है, थोड़ा आप करेक्ट कर लगता है आप लीजिए। ही- लेकिन इनके पूर्वजों ने जो किया है उसके आधार पे आप इनसे बदला थोड़ी लेंगे। नहीं, मैं बदला लेने की बात कभी देखिए नहीं कहूंगा। दुनिया आगे पहुंच चुकी है, समाज बदल चुका है, बदला ये मतलब अब जो समाज है वो बदल चुका है। अब जातिवाद कहाँ हो रहा बहुत है? अच्छे आर्गुमेंट से मैं क्लोज कर सकता हूँ अब नहीं है जातिवाद ना। नहीं, जब तक निधि जी और मैं एक बेहतर दोस्त नहीं बनेंगे, मिनिमम एक अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक इनके मन में ये डर बना रहेगा कि कोई एससी समाज का व्यक्ति, एसटी समाज का व्यक्ति इन पे झूठा इल्जाम लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो जानती नहीं है उस समाज को, इनमें इनकी गलती नहीं है। अगर इन दोनों में बेहतर दोस्ती हो तो ये डर खत्म हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर ये दोस्ती हो जाएगी तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर ना आपको इस गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी, ना आपको SC ST एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने समानता स्थापित कर दी है समाज में। जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा मौजूद है जिसके मन में 1% भी जातिवाद है, तब तक इस देश में SC ST एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत है, तब तक रिजर्वेशन की जरूरत है, और तब तक UGC की इन गाइडलाइंस की जरूरत है। आप जिन भेदभाव की बात कर रहे हैं कहाँ है? हमारे घर भी काफी शेड्यूल कास्ट और बहुजन समाज के लोग आते हैं, साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ बैठते हैं। नहीं, बैठ ऐसा नहीं, ये लोग ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता है। बैठना नहीं है ये। यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बैठते अरे हैं, एक मिनट, हम तो उनको मना नहीं कर रहे कि एक हम साथ मिनट, बैठें। एक मिनट, ये एक चीज मिनट। गलत है ना, ये चीज गलत है। आपके घर आते हैं, करते क्या है वो हाँ। बताइए। अरे तो साथ में बैठ के खाना तो अब कोई तो वो अब बड़ी आप बात क्या नहीं। चाहते हैं? घर की रजिस्ट्री नाम कर दें? नहीं, करते क्या है? यही तो दिक्कत है ना, करते यही क्या तो है? दिक्कत है ना। अरे करते क्या, मतलब इन्होंने बोला दोस्ती, और कैसे दोस्ती होगी? आपके घर सफाई करते होंगे, अरे सफाई बोल क्या दीजिए करते ना। हैं? सफाई क्या होता है? जो और जिसका काम है, अगर हमारे यहाँ कुकिंग का काम है तो वो कुकिंग करते हैं। हमारे यहाँ अगर माली है क्यों तो आप वो नहीं फूलों बना का सकते काम क्या? करते हैं। आप नहीं बना अरे हम पे कर रहे हैं ना, हम जॉब कर रहे हैं ना, हम उनका अधिकार तो नहीं मान रहे, हम उनको पे कर रहे हैं ना। आपके घर का कूड़ा दूसरा आदमी क्यों अब उठाए? इस चीज को आप जाति से जोड़ रहे हैं। अब आप इस ये जबरदस्ती आपके घर का, आप मेरे घर, आपको मैं पे करूंगा, आप मेरे घर आके कूड़ा उठाएंगी? अगर हम किसी का, आपको मैं पे करूंगा, आप मेरे घर आके कूड़ा मैं उठाएंगी? कैपेबल हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी ना, मैं नहीं, वाइस तो चांसलर फिर बनूंगी आपके ना। घर का कूड़ा दूसरा क्यों उठाए? मैं इस और देश के ब्यूरोक्रेसी नहीं, जॉब्स पर सुनिए जाऊंगी ना। मैडम, ये सुनिए, logic- नहीं, नहीं, ये logical यही तो सवाल है। जातिवाद ये है, स्वयं दर्जे यही तो का नागरिक जातिवाद आप है। लोगों ने बना दिया है। देखिए यही हर जातिवाद घर- है। हर देखिए घर- सुनिए, हर घर शौचालय की बात, यही जातिवाद ये है। हर- आपके घर का हर कूड़ा घर- दूसरा उठाएगा और फिर एहसान जताओगे कि मैं पे कर करना, लूं। पे मैं कर आपको लेना, पे करूंगा, पे मेरे घर का करना। कूड़ा उठाओ। हम अपने घर में बुला मेरे घर का कूड़ा उठाओ, मैं आपको पे बर्तनों में, करूंगा। अपने घर के बर्तनों में चाय पिला रहे हैं और आप तब भी कह अरे रहे हो मैं कि भी अपने घर के एहसान बर्तन- हो रहे हैं। आप तब भी एहसान, ये सुनिए, ये बात एहसान नहीं है। अगर आप इस बात को जता के कह रही हैं ना कि मेरे घर में तो आके किसी भी समाज का व्यक्ति हमारी थालियों में खाना खा सकता, कोई एहसान नहीं है। वो व्यक्ति इंसान है, आप भी इंसान है। दो स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के दो लोग अगर एक साथ खाना खा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आज भी आपको उसे एक नोटिफाई करके बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं देखिए ये SC समाज का व्यक्ति है, हमारे घर आके खाना खा रहा है, क्या गलत है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। यहां पर किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आप लोगों को क्या है ना, आप जिस दिन इस चीज को एक अलग एहसान की तरह देखना बंद कर देंगे, उस दिन आपके अंदर का जातिवाद मरना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके समाज के लोगों को हम अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, हाँ? अपने घर की बहन बेटियों को आपके घर भेज दें, हाँ, हाँ? तब ये चाहेंगे। यही शोषण, बेटी जाति आपके भाई से शादी करे। जाति और आरक्षण पर ये जो आप लोग ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को टारगेट अच्छा, करते हो, नहीं, ये सुनिए। सरासर
यही भेदभाव है और आज इस भी- भेदभाव आज पर भी इस देश में बात सुनिए, होनी चाहिए। आज भी इस देश में लव मैरिज पर, इंटरकास्ट मैरिज पर पंचायतें बिठाई जाती हैं, पंचायतें बिठाई जाती हैं। रतलाम का केस है, वहां पर यह कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लव मैरिज करता है तो उस परिवार का दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। क्यों? यहां पर जातिवादी सोच है। लव मैरिज, इसमें अपर कास्ट का कोई वो नहीं है। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं। लव मैरिज भी एक तरीका है जहां पर आप जातिवाद को खत्म करने लगते हैं। आपने जाति का विषय हटाकर अपने लाइफ पार्टनर को चुना। अब जो बच्चे पैदा होंगे वहां से, तो आपने वो बच्चे दो अलग अलग समाजों की सोच से बात करेंगे। नहीं, सुनिए, पूरा आर्गुमेंट सुनिए। दो अलग अलग समाजों की सोच से बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे माँ बाप ने जाति को खत्म किया, अब मेरी जिम्मेदारी है इस बात को आगे बढ़ाने की। जब आप ब्राह्मण नहीं रहेंगी, जब मैं किसी और समाज का नहीं रहूंगा, किसी भी समाज का नहीं रहूंगा, तब जाके जाति को खत्म करने की बात शुरू होगी। हम पहले स्टेप तक नहीं पहुंचे, अभी हमारा पहला स्टेप भी नहीं आया। प्रेम होना चाहिए। आप लगातार देखेंगे हाँ, कि शादी का प्रेम होना चाहिए। हमारे घर में कई दलित समाज के दामाद भी बनकर आए हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन है, जो तमाम तरीके के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं। आप वो डिस्क्रिमिनेशन जो खत्म हो चुका है उसको भी तो देखो ना। आप कब तक ये सब बातें करते रहोगे? क्या वहां पे क्लास की बात खत्म हो गई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अब क्लास भी देख रहा है, हाँ? मतलब आप तो कल को कहेंगे कि सांस लेना बंद कर दीजिए, ब्राह्मण सांस भी नहीं लेगा, क्योंकि भाई आपको जाति का प्रिविलेज है, आप सांस ही मत लीजिए। अगर मैं किसी की हत्या की बात कर सकता हूँ, बीजेपी सुनिए, अगर मैं किसी की हत्या की बात कर सकता हूँ तो ब्राह्मणवाद की हत्या हो जानी चाहिए, वाद की, ब्राह्मणों की नहीं। ब्राह्मण भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, चाहे जो व्यक्ति है वो इंसान ही है, लेकिन परेशानी हमेशा मानसिकता से होती है, उसके अलावा किसी से परेशानी नहीं है। मानसिकता आप ऊंच नीचे खत्म नहीं, कर तो दीजिए, इस तरीके के जो नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, तो ये तो इंडिकेट तो ब्राह्मण समाज को ही कर रहा है ना। क्या बात कर रहा है? नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। ब्राह्मणवाद से आजादी ये है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मुस्लिम व्यक्ति अगर अपने समाज में ऊंच नीच को मानता है तो वो ब्राह्मणवादी है, वो ब्राह्मणवादी वादी है। वो ब्राह्मणवादी कैसे आप होगा? उसे कैसे नहीं इस्लामवादी हुआ? बोलिए ना, आप उसको क्यों नहीं हुआ? आप उसको ब्राह्मण, इस्लाम में भी जातियां नहीं थी। आप उसको जो मोहम्मद साहब का इस्लाम है, कर रहे हो, सुनिए, आप उसको मोहम्मद साहब का ब्राह्मण इस्लाम वहां जाति नहीं बनाता है, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ठीक है। वो ब्राह्मण अगर आज एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी सोच बदलने की जरूरत है, और मैं हमेशा बोलूंगा हर जातिवादी व्यक्ति के बदलाव की उम्मीद, गुंजाइश बाकी रह जाती है, हमेशा बाकी रहती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक जातिवादी व्यक्ति है तो उसको खत्म हो जाना बेहतर है, नहीं, सोच का खत्म हो जाना बेहतर है। इंसान बदल सकते हैं, इंसानों पे विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। देखिए नहीं तो यहाँ तो नारे भी दूसरे भी लग सकते हैं, जरूरी है ब्राह्मणवादी बोलना? क्योंकि जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई ना जी। तो वही नाम तो बात तो- कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट करते हो। नहीं, हम वाद को कबर टारगेट करते हैं, कबर मनु खोदने को- की बात करते हो। हम मनुस्मृति को टारगेट करते हैं, देखिए, मनुस्मृति को टारगेट किया जाए। वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। भाई नहीं। किसी के लिए वो धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, पवित्र हम हो आपको सकता है। आपके किसी आप religion पढ़िए, की- समझिए। हम आपकी किसी रिलीजन की नहीं, किताब पर तो उंगली नहीं उठा रहे। आप हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आप अपने एक्ट का इतना फायदा उठाते हैं कि आप देवी देवताओं को गाली देते हैं, आप हमारे ग्रंथों को गाली देते हैं, आप हमारी जाति को गाली देते हैं, हमारे पूर्वजों को गाली देते हैं। ये गलत है ना, ये चीजें। सुनिए, मनुस्मृति इस देश में इस किताब की कोई जगह नहीं, कहीं जगह नहीं है इस किताब की, और ना ही किसी व्यक्ति को उसको मानना चाहिए। मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए। पढ़िए और खुले दिमाग से समझिए कि ये किताब आपको कितना जहरीला बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आपके अंदर का ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति सही। मतलब सारी चीजें ब्राह्मणों को ही सहनी पड़ेगी, ब्राह्मणवादियों को सहनी पड़ेगी। मैं ब्राह्मणों को सहने की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मणवादियों को। नहीं, ये जो नए नियम आए हैं, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इसमें नए नियम में सारे तो जो प्रावधान है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए दे दिए, लेकिन अभी एक सर्वे आया है जिसमें दलितों पर और आदिवासियों पर बड़े हैं, जो भेदभाव के केसेस हैं वो बड़े हैं, लेकिन उसमें एक फैक्ट ये भी है कि उसमें OBC के लोगों के द्वारा ज्यादा उनके साथ भेदभाव किया गया, लेकिन आपने उनको जो है उसमें कर लिया शामिल। सही बात है, ठीक है। और जो सवर्ण समाज है उसको नहीं करा, तो ये तो आपका परसेप्शन है ना पहले से ही कि हाँ ये हो तो वो हो गई, तो उसको तो ये सारी संभावनाएं तो देखी जानी चाहिए ना। और इसमें ये भी कहा गया है, एक तो इम्प्लिसिट है जो भेदभाव का जो रहेगा, एक एक्सप्लिसिट है, यानी कि एक तो आपने जो मुंह से बोल दिया,
एक ये तय करेगा कि आपके व्यवहार से वो कह सकता है कि हाँ मुझे लग रहा है, हाँ। तो ये कौन तय करेगा? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये बिल्कुल तय करेगा। ये कैसे तय करेगा बिल्कुल भाई? तय मुझे करेगा। क्या पता आपको क्या बुरा लग जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो जाहिर सी सम्मान बात की है। भावना आपकी बात में हो सकती है कि नहीं? मैं निधि जी से दो तरीके कल से को बात मैं कर अगर सकता हूं। किसी और से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए निधि जी है, देखिए, किसी नहीं, और नहीं, से मैं बात निधि से बात तो कर रहा हूं। इसमें- मैं निधि जी बोल सकता हूं, फिर आपने निधि कह कमेटी सकता हूं। फिर आपने कमेटी में सवर्ण समाज को नहीं रखा, सबको रखा, हाँ। तो सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों आपने हटा दिया? ये भी तो सवाल उठ रहा है ना। बिल्कुल सवाल उठ सकता है, लेकिन और ऑलरेडी SC ST के लिए थे प्रावधान, एक्ट है बाकायदा, और उसके लिए सेल भी बने हुए इंस्टीट्यूशन में, आपने सबको शामिल कर दिया। तो जनरल कैटेगरी से ऐसी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि उसी को आप बलि का बकरा बना रहे हैं? देखिए, भेड़ के शिकार को रोकने के लिए भेड़िए को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये तो पूर्वग्रह हो गया ना कि हाँ ये भेड़िया ये करेगा ही करेगा। पूर्वाग्रह नहीं। भाई मैं तो डेटा पे बात कर रहा हूँ ना। नहीं। OBC मैं एग्जाम्पल समझा सकता हूँ आपको। मैं आंकड़े दे रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ ना। एक पुरुष किसी भी महिला को बिना उसकी अनुमति के छू भी नहीं सकता। मैं निधि जी को बिना अनुमति के नहीं छू सकता। कंसेंट जरूरी सही बात है। ठीक है। क्या निधि जी इस आधार पे मेरे लिए पूर्वाग्रही नहीं है कि धारण एक बलात्कारी हो सकते हैं? क्या ये पूरा कानून एक पुरुष के प्रति पूर्वाग्रही नहीं है कि हर पुरुष बलात्कार मेजर है? महिलाओं की कम्युनिटी में, महिलाओं के लिए बनी कम्युनिटी में कमेटी में एक पुरुष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो दंश झेला नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि एक विमेन वेलफेयर कमेटी बनाना चाहता हूं, विमेन वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष या मेंबर कोई पुरुष कैसे हो सकता है? अगर मैं कास्टिज्म के खिलाफ कोई कमेटी बनाना चाहता हूं, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी एक कास्ट का प्रिविलेज है? ठीक है, लेकिन उसी में तो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ना। हाँ। 86% जो है वो OBC की तरफ से भेदभाव की शिकायतें जो है आई हैं, तो फिर आपने उनको क्यों शामिल कर लिया? 86% आई हैं, ठीक है। उसके बाद जो विक्टिम्स हैं वो कौन कौन है? वो SC समाज के हैं, SC समाज के, ST समाज के हैं। ST समाज के, ठीक है। OBC में भी उन OBCs की बात की जानी चाहिए जिन OBCs के साथ ज्यादा जो कास्टिज्म की एट्रोसिटीज होती हैं। OBC भी इकलौती OBC नहीं, उसमें मुस्लिम OBC भी आता है। 90% मुस्लिम OBC है। मुसलमान तो माइनॉरिटी में भी आ गया है ना, मुसलमान माइनॉरिटी में भी आ गया। अगर OBC की भी बात की जाए तो OBC का भी वो हिस्सा रखा जाए जो हिस्सा ज्यादा प्रताड़ित है। आप OBC सबसे बड़ा समाज की कैटेगरी मानी जाती है, सबसे बड़ी कैटेगरी, इसलिए उनके पास 27% है। अगर उसमें भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कि ब्राह्मणवादी सोच के हैं, ब्राह्मणवादियों को दूर रखने की वो तो आपने शामिल हाँ। कर लिया ना उन्हें। अब देखिए शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में हाँ। आसपास के तमाम ऐसे हाँ। एरिया हैं जहां OBC समाज की अच्छी पकड़ है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, राजनीतिक तौर पर मजबूत है, तमाम तरीके से मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने तो क्या सवर्ण समाज ही सारा अत्याचारी है? मैंने आपको फिर वही बताया, भेड़ों का शिकार बचाने के लिए कभी भी भेड़िए को उसकी कमेटी में नहीं बिठाया जा सकता। या आप बताइए, या सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं और वो अपने समाज के हित में काम कर रहे हैं, जबकि नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनावों की ये तैयारी है। सबसे जाति जनगणना के नाम पर सबसे बड़े गणना को, मतलब सबसे बड़ी संख्या को समेटने की ये कोशिश की जा रही है। इस देश में अगर आज सवर्णों की संख्या होती, जनरल कैटेगरी आज बहुमत में होता, तो इस तरीके का साहस ना बीजेपी दिखा पाती और ना ही बीजेपी को सत्ताधारी मतलब आपके साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ये सरासर दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। सोचिए, जिनको पाकिस्तान भेजना था, जिनको इस देश से आतंकवाद खत्म करना था, वो इस देश के संस्कृति विरासत को बचाने वाले लोगों का खात्मा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्ट लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे एक्ट के आधार पर अब आप लोग तय करेंगे कि हम जातिवादी हैं और हमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जब तक सवर्णों के लिए अच्छा काम होता रहे तब तक मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। जैसे ही किसी और जाति के लिए, किसी और सामाजिक वर्ग के लिए कुछ काम होने लगे तो मोदी जी गद्दार हैं। फिर मोदी जी हर घर शौचालय लेकर आए, किसी ने विरोध किया? किसी अपर कास्ट ने। मोदी जी हर किसान के लिए 6,000 रुपए लेके आए, किसी ने विरोध किया? सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा सरकार नारा दिया, उस नारे का तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको, अगर आप पर्टिकुलर सबका विकास में, सबका साथ सबका विकास में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने मुसलमानों को आपने समायोजित किया, कितनी जनरल सीटों पे SC को से टिकट दिया?
मुसलमान भाजपा का कोर वोटर है ही नहीं, तो जब तक आप बीजेपी को, जब तक आप पार्टी को, जब तक ये है। हाँ, ये बात आप बोली, आपने हिंदुओं का साथ पॉइंट, हिंदुओं ये का हिंदुओं को बांटने सही की बात बात है, ये हिंदुओं को बांटने वाला एक्ट है। हाँ। हिंदू एकजुट हो रहा था, ये देश हिंदू राष्ट्र बन रहा था, इसलिए अब ये दलित, ओबीसी और मुसलमानों को मोदी जी तो एकजुट खुद करना हिंदू समय है। मोदी जी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट है, वो क्यों बांटेंगे? आप देखेंगे कि इस देश में नीली क्रांति के नाम पर ना पिछले कई सालों से एक उत्पाद मचाया जा रहा है और धमकियां दी जाती हैं उन बहुजन नेताओं के द्वारा कि मोदी जी की सरकार गिरा देंगे, ईवीएम का रोना, तमाम तरीके की बातें। हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी हमारी सबसे फेवरेट पार्टी है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि वोट बैंक को समेटने के लिए कई बार राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी इस तरीके से स्टैंड लेने पड़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में भाजपा को और बीजेपी के नेताओं को गांव-गांव से खदेड़ेगा ब्राह्मण, और उसके बाद पता चलेगा कि एक्ट वापस होना चाहिए था और ये एक्ट सरासर गलत है। 90% हिंदुओं के लिए काम किया गया है, 90%, 10% हिंदुओं के लिए काम नहीं किया गया। तो आप 10% लोग 90% के खिलाफ हो गए, सही बात है। तो बांटने वाले आप हुए कि हम हुए? आप हिंदुओं के लिए एक्ट लेके आइए ना, हाँ। हम वेलकम क्या करेंगे, हिंदू नहीं है? हम तो स्वागत SC करेंगे। आप हिंदू बन के एक्ट लेके ही नहीं आ रहे, आप तो कह रहे हैं कि हमें जाति के आधार पर मानती है कि नहीं मानती किया है? गया। आप एक हम तो एससी सबको समाज के साथ व्यक्ति को हिंदू मानती है? आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बताइए तो सही। दलित आप दलित आदिवासियों हो, को हिंदू मान रहे हैं ना? हिंदू है, हिंदू मान रहे हैं हाँ। तो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। प्रोटेक्शन जाति के आधार पर मिल रहा है ना, हिंदू एक्ट बनाइए ना, ब्राह्मण, क्यों? आप अपर कास्ट के आधार, आप सबके लिए एक एक्ट अगर आप अपनी बेटी को ब्याहते हुए अगर आप अपनी बेटी को ब्याहते हुए जाति देखते हैं तो हम प्रोटेक्शन देते हुए भी जाति देखेंगे, सही बात है। मतलब आप चाहते हैं कि इस देश में एक तबके को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया नहीं जाए। बनाया जाए। हाँ, मुसलमानों की आप बात प्रथम करते दर्जे करते के नागरिक हैं। मुसलमानों आप प्रथम दर्जे के नागरिक हैं। मुसलमानों की बात करते करते अब आप जनरल कैटेगरी पर हमला बोल रहे हैं, उनके अधिकारों पर हमला बोल रहे हैं, उनकी जो सीटें हैं, जो उनकी मेरिट है, जो उनको विरासत में मिला है, आप उस पर हमला बोल रहे हैं इस एक्ट के माध्यम से। ये सही है? इस देश में सबसे ज्यादा तो आप ही का कब्जा है, चाहे वो राजनीति हो। चलिए खैर, तो खुश है ना? लगता है पत्रकार महोदय यूजीसी एक्ट को अभी से ही फॉलो करने लगे। मुझे लग रहा है आपको तो फॉलो नहीं है तो फिर सच्चाई बता रहा हूं। पत्रकार को तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। पत्रकार अगर आज न्यूट्रल पत्रकारों ने हमारे लिए आवाज उठाई होती ना, तो इसमें पत्रकार के लिए पूरे- आवाज उठा रहे के लिए हैं। भी आवाज उठाते। 100% अरे मीडिया जाइए आप ही के लिए आवाज उठा रहा है। अरे 100% मीडिया। देखिए मैडम, पूरा मीडिया जो है, पूरे मीडिया पे कब्जे ही आप लोगों का है, तो इसमें मैं क्या करूं? और आवाज फुल उठ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, ये थी, देखिए बहस हुई, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुए, एक समर्थन में एक विरोध में। ये डिबेट का मकसद ये था, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपनी अपनी आशंकाएं हैं कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है या झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है। वहीं जिनके साथ एट्रोसिटी होती है उनका अपना तर्क है, वो अपने बचाव में अपना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, पूरा मीडिया इस यूजीसी के खिलाफ खबरें चला रहा है, यही वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है जो सवर्ण मीडिया है या जनरल कैटेगरी जिनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। सोचिए, अगर आज आपके हाथ में ये माइक नहीं होता बहुजनों के हाथ में, तो फिर आपको सच्चाई नहीं पता चलती। मीडिया में वही दिखाया जाता, उतना ही दिखाया जाता कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे फंसाया जाता है। ऐसे अपवाद केसों को लेकर एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं कि एक गांव में फलाने ने झूठा मुकदमा लगाया, 20 साल जेल में रहा और उसका पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या इस डर से रेप, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हमारे धारण ने कि रेप में भी ऐसे होता है, कई दफ़ा फर्जी मुकदमे होते हैं, तो क्या रेप के कानून ख़त्म कर दिए जाने चाहिए? तो उन्हीं लोगों को जो केसेस करेगा, जो इस एक्ट का फायदा उठाकर केस करेगा, उस पर भी तो मुकदमा होना चाहिए ना, उस पर कौन एक्शन लेगा, उसकी बात भी तो करनी चाहिए ना इन लोगों को। हो सकता है। उसकी भी तो बात आपके करनी लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको फांसी लगा दी जाएगी, नहीं। ये जो पूरी कमेटी है, ये केवल एक एफआईआर करवा सकती है। कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में आपके पास तमाम तरीके के अधिकार हैं। अगर ये जो इल्जाम है गलत साबित होता है तो 6 महीने की मिनिमम सजा है इसमें। मतलब हम कोर्ट के चक्कर काटते रहे, आप जाति का सर्टिफिकेट लेकर आप इस देश के इंस्टीट्यूशन। चलिए मैडम जो है बहुत आहत हैं। चलिए, तो देखिए डिबेट काफ़ी लंबी हो गई और अभी भी जो आशंका है कि इनके साथ गलत हो सकता है, वो इनका अपना तर्क है। ये एज ए रिप्रेजेंट कर रही थी मीडिया को, सवर्ण समाज को और धारण बहुजन समाज को। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जिनका तमाम संस्थाओं पर
तमाम संसाधनों पर कब्जा है, वो उसी तरीके से अपना नैरेटिव चलाते हैं। सोचिए, अगर आज मीडिया, सोशल मीडिया हमारे आपके हाथ में नहीं होता, इंटरनेट क्रांति नहीं होती, तो फिर हमें क्या पता चलता मीडिया और अखबार के माध्यम से, जहां पर उनका कब्जा, एक तरफा स्टोरी दिखाई जाती कि इस एक्ट का दुरुपयोग होता है, फिर आपको लगता है कि हाँ दुरुपयोग हो रहा है, जबकि ऐसे केसेस जो है अपवाद है। हकीकत यही है, कोई भी कानून बनता है तो वो अपराध को रोकने के लिए बनता है, ना कि। एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे किसी गांव में अगर शराब बैन की जाए तो उसका विरोध वही व्यक्ति करेगा जो शराब पीता है, ना कि वो करेगा जो शराब नहीं पीता। तो वही इसमें इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जिनको डर है कि वो जातिवाद करते होंगे वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी ऐसे तमाम सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो समानता में, मानवता में और बराबर के अधिकार में मानते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।